नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है इससे पहले तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब आपके स्कूल में जब ये टॉपिक वगैरह पढ़ाया जाएगा तो आपको इसके थ्रू समझने की हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर को तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप चीज़ों को यहाँ पर रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एमसीक्यू का यहाँ से डेट्स वगैरह पूछा जा सकता है। तो पूरा चैप्टर कवर है, पूरे वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन पूरा चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा डेट आता है 1915, यानी गांधी जी रिटर्न इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। 1915 को क्या हुआ था कि जो गांधी जी है वो रिटर्न हुए थे इंडिया, यानी इंडिया को वापस वो आए थे। कहाँ से आए थे? वो साउथ अफ्रीका से आए थे। 1916 को क्या हुआ, ये वो ट्रैवल किए बिहार। कौन ट्रैवल किया? गांधी जी ने ट्रैवल किया बिहार। जो बिहार है, बिहार का एक इलाका है, एक जगह है जहाँ जिसका नाम है चंपारण। वहां वो गए। इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, यानी उन्होंने जो वहां पे सत्याग्रही हैं उनको क्या किया था? इंस्पायर किया था। बेसिकली सत्याग्रह का आपने एक आइडिया पढ़ा होगा कि सत्याग्रह क्या होता है। अगर मैं इसको बताऊं तो गांधी जी ये कहते थे कि अगर आपका कॉज सही है, या फिर कह लीजिए सत्याग्रह का आइडिया ये है कि अगर आपका कॉज सही है, मतलब अगर आप सच के साइड खड़े हो तो उसके लिए आप अगर उससे जीतना चाहते हो तो आपको वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है और आप सच्ची में सच्चे हो तो आपको उससे जीतने के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉन वायलेंस के थ्रू ही आप उस स्ट्रगल को जीत सकते हो। तो गांधी जी बिहार के चंपारण में गए, जहां उन्होंने क्या किया कि जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो प्लांटेशन करवाते थे, उनसे इंडिगो की खेती वगैरह करवाते थे और जबरदस्ती उनसे खेती करवाते थे बेसिकली। तो इसी वजह से वो गए वहाँ पे, उन्होंने उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट वगैरह किया, स्ट्रगल्स के बारे में बताया कि क्या है, कैसे करना है आपको, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं, इस तरीके की चीज़ें। 1917 को क्या हुआ, वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए जो कि गुजरात में है। ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स, क्रॉप फेलियर, प्लेगो एपिडेमिक और रेवेन्यू जो कि कम हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, वहाँ पे वो पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए जो कि गुजरात में है। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था, दरअसल की क्रॉप फेल हो चुका था और प्लेगो एपिडेमिक हो गया था। प्लेगो बेसिकली चूहे की बीमारी होती है, मतलब चूहे से बीमारी फैलती है। और रेवेन्यू वो कम करवाना चाहते थे, क्योंकि दरअसल क्या हो रहा था कि उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। तो पीजेंट्स बेसिकली ये चाहते थे कि उस रेवेन्यू को कम पे करें, क्योंकि अभी उनका क्रॉप वगैरह फेल हो चुका है तो उनके पास उतने इनकम नहीं है कि उस रेवेन्यू को पे कर पाए। फिर 1918 को क्या हुआ, टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। 1918 को अहमदाबाद के अंदर ही ये जगह थी जहां पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर के साथ एक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। अब ये आता है 1919 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेट है। जहां जहां इम्पॉर्टेंट डेट है वहां मैंने स्टार लगा रखा है, अगर नहीं लगाना भूल गया हूँ तो मैं आपको बता भी दूंगा। तो 1919 जरूर इसको लिख लीजिएगा। इस दिन क्या हुआ था, डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 के अंदर ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि हम सत्याग्रह पूरे देश के अंदर, पूरे नेशन के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। रॉलेट एक्ट आपको पता ही होगा कि क्या है। बेसिकली रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बनाया गया कानून था जो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पावर दे देता था। उसमें एक बात ये थी कि विदाउट ट्रायल के आपको 2 साल तक, विदाउट कोर्ट गए हुए आपको 2 साल तक जेल में रखा जाता है। यानी अगर कोई पर्सन को पॉलिटिकल एक्टिविटी करता वो और ब्रिटिशर्स को लगता है कि गलत है तो उसको जेल में रख देते और 2 साल के बाद कोर्ट में ट्रायल होता है। यानी 2 साल तक वो जेल में रहेगा, देन उसके बाद कोर्ट में उसे भेजा जाएगा, फिर पूछा जाए, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेचारा सही था या गलत था। तो इस तरीके की चीजें थी। तो रॉलेट एक्ट गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये पास, मतलब हालांकि एक्ट ये बन चुका था तो गांधी जी चाहते थे कि एक्ट को खत्म कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि इस एक्ट की वजह से ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हम पे और ज्यादा दबाव बना रहे थे, मतलब वो और हम पे डोमिनेंस कर पा रहे थे या हमें और कंट्रोल कर पा रहे थे। फिर अगला आता है 13 अप्रैल 1919 को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे जलियांवाला बाग का मास्कार हुआ था। आपको पता है जलियांवाला बाग क्या है?
रॉयल जो हमारा रॉलेट एक्ट है वो वहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये भी पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग में जब इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त किसको कमान सौंपी गई थी, मतलब कौन वो पर्सन था इसके पीछे। तो जनरल डायर था, आपको पता होगा जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश वगैरह दे दिया था, तो ये पूछा जा सकता है। मार्च 1919 को क्या हुआ, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि मार्च 1919 को क्या हुआ, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी जो कि बॉम्बे में बनाई गई थी। ये ऑटोमन जो टर्की है उसका सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। आपने बुक वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता जरूर चलेगा, आपके टीचर्स वगैरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। सितंबर 1920 को क्या हुआ, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस, गांधी जी कन्वीनियंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। दरअसल क्या हुआ था कि ये जो हमारा स्वराज का आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने वहाँ पे ये नोटिस किया कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम को साथ नहीं लेकर आया जाएगा तब तक हमारे देश के अंदर स्वराज अच्छे से नहीं आ सकता। तो फिर सितंबर 1920 को क्या हुआ कि गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस किया कि हम नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है ये भी साथ ही साथ चलाएंगे, साथ ही साथ हम खिलाफत को भी लेकर चलेंगे। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम दोनों साथ लेकर चलेंगे। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे। गांधी जी ने अपनी एक बुक हिंद स्वराज के अंदर ये लिखा था कि ब्रिटिशर्स हम पर इस वजह से डोमिनेंस कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने उनके साथ कॉपरेट किया है। अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे उनके साथ तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम है सारा खत्म हो जाएगा और ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे वो। तो ये नॉन कॉपरेशन का ये आइडियोलॉजी थी। खिलाफत बेसिकली ये कहता था जो ऑटोमन टर्की है उस चीज का ये सपोर्ट करता था खिलाफत। तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत से यहाँ पे खिलाफत से मुस्लिम जुड़ जाएंगे और नॉन कॉपरेशन से हिंदू मुस्लिम दोनों ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरे देश के लोग एक इकट्ठा होकर, क्योंकि हमारा एनिमी एक ही है, खिलाफत का गोल अलग है, नॉन कॉपरेशन का गोल अलग है, लेकिन हमारा एनिमी क्या है, ब्रिटिशर। इसका भी एनिमी, खिलाफत का भी एनिमी ब्रिटिशर था, नॉन कॉपरेशन का भी एनिमी ब्रिटिशर था। तो इस तरीके से यहाँ बात हो जाएगी। अगर हम आगे देखें जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिखा है कि गांधी जी ने वही बात 1909 में हिंद स्वराज में गांधी जी ने आइडिया दिया था नॉन कॉपरेशन का आइडिया मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगला आता है 1920 में क्या हुआ, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टुवर्ड मोबिलाइजिंग द पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो गांधी जी और महात्मा गांधी जी और जो शौकत अली थी, बेसिकली जो हमारे खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी उसको शौकत अली और मोहम्मद अली ने भी फॉर्म किया था। मतलब और भी लोग थे लेकिन मोहम्मद और शौकत अली जो कि दोनों भाई थे, एक मोहम्मद अली नाम है, एक है नाम शौकत अली, तो ये दोनों भाई थे। तो 1920 को क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी और जो शौकत अली है वो पूरे इंडिया में घूम रहे थे जगह जगह, ताकि वो नॉन कॉपरेशन के बारे में लोगों को बता सके कि नॉन कॉपरेशन क्या है, हम क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो अनफोल्ड होगा, क्या अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके रोकने के लिए करेगी तो हम फिर क्या चीजें करेंगे, इस चीज को लेकर। फिर दिसंबर 1920 में क्या हुआ, फाइनली नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। यहाँ ये ध्यान रखना 1920 को अडॉप्ट कर लिया गया कांग्रेस सेशन नागपुर 1920 में। ये थोड़ा ध्यान रखना कि नागपुर के सेशन, कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हुआ था 1920 के अंदर, उस टाइम पर नॉन कॉपरेशन को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। उससे पहले हाँ हुई थी कि देखेंगे क्या है, कैसा है, कैसे नहीं है, और 92 में पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि हाँ अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर हम चलेंगे। बेसिकली इसके अंदर थोड़ा कन्फ्लिक्ट था। कन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर था क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी कि हम रिसेंटली इलेक्शंस होने वाले थे, तो कांग्रेस चाह रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और नॉन कॉपरेशन का मतलब है मतलब कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ना करना। तो यहाँ तो हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, हम उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं नॉन कॉपरेशन को। तो इसी बात को लेकर थोड़ी हलचल थी कि अभी तो आप नॉन कॉपरेशन चला रहे हो, फिर कम से कम अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो कम से कम हमें थोड़ी पावर वगैरह भी मिल जाएगी। अगर हम इलेक्शन लड़ना भी छोड़ देंगे तो फिर हमें जो थोड़ी बहुत पावर थी वो भी हमारी चली जाएगी। तो इसी को लेकर थोड़ी खटपट चल रही थी। फिर फाइनली क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया, यानी वहाँ के लोग ये मान गए ठीक है अभी रिसेंटली में जो इलेक्शन होने वाले हैं हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभी फिर से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे है, ठीक है।
ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो ये पूछ लेगा कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है या 1859, तो 1859 में बनाया गया था, तो इसी वजह से इसे 1859 का ईयर दे रखा है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इनफैक्ट दे रियरली गिवन इन सच परमिशन। इस एक्ट के थ्रू क्या होता था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको परमिट अगर मतलब उनको अगर छुट्टी वगैरह चाहिए तो उस जो टी गार्डन के जो बेसिकली मालिक है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि देखो मेरे को छुट्टी चाहिए तो आप मुझे छुट्टी हॉलीडे वगैरह दे दो। अगर वो हॉलीडे नहीं देते तो उस वर्कर को, वो जो वर्कर है वो छुट्टी नहीं कर सकता, विदाउट परमिशन वो छुट्टी नहीं कर सकता, लीव नहीं ले सकता। इनफैक्ट दे रियरली गिवन सच परमिशन, और ये परमिशन बहुत ही रेयरली उनको दी जाती थी। मतलब जो प्लांटेशन का जो हेड होता है या जो भी उसका मालिक होता है उसको छुट्टी हॉलीडे देता ही नहीं था। तो ये थोड़ा इस एक्ट में ये दिखाया गया था। इस वजह थोड़ा खराब है क्योंकि आप लेबर को फ्रीडम ही नहीं दे रहे, आप उसे छुट्टी नहीं होने दे रहे, तो ये गलत है। डिफरेंट थोड़ा अगेन आता है 1924 को राजू को कैप्चर कर लिया गया, एग्जीक्यूटेड कर लिया। राजू का फुल नाम अलूदी सीताराम राजू है, ठीक है। राजू के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने आप को क्लेम करता था कि उसके पास स्पेशल पावर्स है, इवन ही कुड सर्वाइव द बुलेट शॉट्स, और वो ऐसा अपने आप को राजू क्लेम करता था कि उसको अगर बुलेट शॉट्स भी लगे यानी बंदूक की गोलियां भी लग गई तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1924 को राजू को कैप्चर कर लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया यानी फांसी पे चढ़ा दिया, मार दिया गया। दूसरी चीज, मेन चीज ये है इसमें कि जो राजू है बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, मतलब जो उनकी कहानियां वहाँ के जो गांव में जहाँ ये रहता था वहाँ के लोग राजू को एक मतलब हीरो की तरह आइडलाइज करने लगे, और वहाँ की कहानियों वहाँ के गानों में राजू बहुत ही फेमस हो चुका है, ठीक है, धीरे धीरे करके। 1960 ये हमारा है 1922, बहुत ही फेमस चौरी चौरा। ये एग्जाम में मैप में भी पूछा जाता है, चौरी चौरा का है जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा है, गोरखपुर के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ हालांकि। 1920 के अंदर ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग में भी पूछ लिया जाता है चौरी चौरा का। चौरा चौरी आखिर का क्यों इम्पोर्टेंट? एट चौरा चौरी in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. After hearing this, Mahatma Gandhi ji called a halt of the non-cooperation movement. यानी दरअसल क्या हुआ कि 1920 को क्या हुआ था, चौरी चौरी में कुछ लोग हैं वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे जो कि गोरखपुर में है। वो लोग शांति से अपना ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा देते। देन क्या हुआ कि वहीं पर उसी बाजार के अंदर वो वायलेंट हो गया, मतलब जो पीसफुल जो रैली निकल रही थी वो ड्यू टू सम रीजंस वो वायलेंट हो गया। उसमें पुलिस वालों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जब गांधी जी तक ये बात पहुंची तो गांधी जी ने इसी चौरी चौरा की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन को स्टॉप कर दिया। तो नॉन कॉपरेशन यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे नॉन कॉपरेशन जो है वो शुरू कब हुआ था, तो इसका आप लोग जनवरी में शुरू हुआ था, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अभी डेट क्या थी शुरू होने की, मतलब डेट का ईयर कौन सा था जब हमारा नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ था? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे आपको दिमाग में एक याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, हिंट करने के लिए। और जो जिन बच्चों को नहीं पता है वो कमेंट जाके देख लो कि देखो जिन बच्चों ने कमेंट किया उनके देख लो आंसर, ठीक है, उनको भी पता चल जाएगा। तो हमें पता चला चौरी चौरा वो इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया गया। शुरू कब किया? जनवरी को शुरू किया गया था बेसिकली। ईयर कौन सा था कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, बच्चों ने कमेंट जरूर करेंगे जिनको आता होगा, ठीक है। अगला आता है हमारा डेट आती है फरवरी 1922। फरवरी 1922 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1922 में वही 1922 में उन्होंने डिसाइड किया कि विड्रॉ कर देंगे कॉपरेशन को, जो मूवमेंट चल रहा था, बिकॉज इट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही इज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। क्योंकि गांधी जी को ये फील हुआ कि अभी जो ये लोग हैं, जो सत्याग्रही लोग हैं, जो स्वराज के लिए जो मांग कर रहे हैं, जो देश को ब्रिटिशर से मुक्त करवाना चाहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको अच्छे समय ट्रेंड करना पड़ेगा कि ताकि लड़ाइयां ना हो, लड़ाइयों को शॉर्ट आउट कर लिया जाए और बहुत ही ज्यादा लोग मारे ना जाए, मतलब वायलेंस हो ही ना, इस तरीके से उन्हें ट्रेन करना है।
ठीक है, चाहे कोई पुलिस वाले उनको कितना भी उकसाएं, लेकिन उनको अपना आपा नहीं खोना और उनसे सही तरीके से ट्रीटमेंट करके वॉयलेंस को कम से कम करना, मतलब करना ही नहीं है, कोशिश ही हमारी रहेगी पूरी। तो गांधी जी ने इसी वजह से उनको रोक दिया कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा हम आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, फिर हम शुरू करेंगे। अब 1928 को क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन को बेसिकली भारत इस वजह से भेजा गया था, कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, हमारे जो देश, जैसे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो, वही है एक तरीके से देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है। तो कमीशन को, साइमन कमीशन को भेजा गया था कि इंडिया के अंदर देखो कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो जब साइमन कमीशन इंडिया आया, इंडिया अराइव्ड इन इंडिया वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, क्योंकि जब वो इंडिया आया तो एक नारा लगा गो बैक साइमन का नारा लगा। तो ये एक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइमन कमीशन को गो बैक का नारा क्यों लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कब आया था और साइमन कमीशन था क्या। साइमन कमीशन क्या था कि बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा था, उसको चेक करने के लिए भेजा गया था कि इंडियन के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, मतलब कहाँ हम कमियां कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के लोग विरोध हमारा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस द कमीशन हैव ऑल ब्रिटिश मेंबर। तो विरोध इसका यही हो रहा था कि ब्रिटिश मेंबर्स इसमें थे सारे, इंडियन मेंबर थे नहीं। मतलब साइमन कमीशन इंडिया के लिए आ रहा है और इंडिया को चेक करेगा कि वहाँ क्या गलतियां हैं, क्या सिस्टम में क्या खराबी है, क्या अच्छा है। अब इंडियन मेंबर्स को ये आप नहीं रखो, मतलब हमारे लिए आप लॉ बना रहे हो और हम ही को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। कम से कम हमसे तो पूछो, हमको तो इन्वॉल्व करो, ताकि हमारे लोग राय तो रख सके कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ये गलते हैं, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस तरीके की। तो इस वजह से गो बैक साइमन का नारा लगा था। हालांकि साइमन कमीशन वो आया था, वो बेसिकली कुछ चेंजेस को सजेस्ट करता है कि इंडिया के अंदर ये चेंजेस कर दोगे, अगर ये चेंजेस कर दिया जाए तो हमारा ब्रिटिश का रूल और अच्छा डोमिनेंस में रहेगा। अगला आता है अक्टूबर 1929। टू कंट्रोल द टेंशंस ऑफ वायसरॉय, लॉर्ड इरविन अनाउंस द वेज ऑफर ऑफ अ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो टेंशंस क्योंकि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में बढ़ रही थी, तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो लॉर्ड इरविन है, उन्होंने टेंशन को कम करने के लिए उनको एक ऑफर दिया, डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया का मतलब होता है, मतलब इंडिया को लेकर, मतलब आगे की क्या राय होगी उस पर हम बैठ कर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए एक टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी, मतलब हमारे लीडर्स को इनवाइट किया गया था कि चलो आप आओ और हम भी आते हैं और मिल बैठ के बात करते हैं कि इंडिया का आगे का फ्यूचर कैसे हो, मतलब आगे की फ्यूचर को लेकर बात यहाँ पर होने वाली थी। डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश के अंदर फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइमन कमीशन का नारा लगने लगा था, भारत देश के अंदर पूरी तरीके से विरोध हो रहा था, इस वजह से इस तरीके की चीजें हो रही थी। अगला आता है दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 को क्या हुआ, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर 26 जैन 1930 वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंस डे। तो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर जो लाहौर कांग्रेस को फॉर्मलाइज्ड किया गया, साथ ही साथ पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया गया। मतलब लाहौर कांग्रेस जो सेशन, वहां पे जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यानी भारत देश के अंदर फुल इंडिपेंडेंस होगी। साथ ही साथ उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया, मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, अपना फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि उन्होंने कह तो दिया था कि आने वाले जो 26 जनवरी 1930 होगा, क्योंकि 1929 में मीटिंग होती थी, तो यानी अपकमिंग अगले साल की बात है जैन की, तो जो आने वाली जो जैन होगा उसमें हम क्या करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि भारत के देश के लोगों ने उतना ज्यादा इस पे सेलिब्रेशन हुई थी इस दिन 26 जनवरी 1930, लेकिन पूरी तरीके से हमारा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, थोड़ा लैग हुआ है। तभी इसी दिन हमारा 26 जनवरी तभी एक मेन डेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो रिपब्लिक डे है वो 26 जैन को ही सेलिब्रेट किया जाता है, यही इसका पीछे का रीजन है। ठीक है, 26 जैन को हमने
क्यों सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, तो एक ये इसका रीजन है 26 जैन को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, तो अभी क्या होता है 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, 12 मार्च 1930 सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी आश्रम इन साबरमती, गांधी जी के आश्रम का जो है साबरमती गुजरात में है, तो वहां से शुरू हुआ और साबरमती के आश्रम से सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट हमारा शुरुआत हो जाता है। मतलब 12 मार्च 1930 को हमारा सिविल डिसऑर्डिनेंस जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट शुरू होने का मतलब होता है कि पहले तो नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अब सिविल डिसऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि उनके द्वारा जो लॉ बनाया गया उसको हम तोड़ेंगे भी। जैसे ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बनाया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही केवल लॉ को जनरेट कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, कोई और से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब लॉ सिविल डिसऑर्डिनेंस का मतलब होगा कि अब हम भी लॉ को तोड़ेंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट को बना सकती है, अब नहीं, अब हम भी सॉल्ट को बनाएंगे, तो ये तो लॉ ब्रेक होगा। तो यही होगा सिविल डिसऑर्डिनेंस, मतलब ब्रिटिशर्स के बनाए गए लॉ को तोड़ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च 1930 को गांधी जी रीच्ड कोस्टल टाउन डांडी, जो डांडी जहाँ पे कोस्टल टाउन है वहां पे वो पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने 6:30 बजे 6:30 AM वॉयलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय द बॉइलिंग वाटर। तो 6 अप्रैल 1930 को या 1930 को उन्होंने क्या किया, ईयर था हमारा, उस समय उन्होंने सॉल्ट जो वाटर है जो उससे सॉल्ट बनाकर बॉईल करके सॉल्ट, क्योंकि बॉईल से क्या करने से क्या होता है, वेपर बन के सारा पानी उड़ जाता है और उसमें सॉल्ट बच जाता है। तो उन्होंने जो डांडी कोस्ट है, जो कोस्टल टाउन है डांडी, वहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और यहीं से हमारा सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट शुरू हुआ। 12 मार्च को क्या हुआ था, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, 12 मार्च को शुरुआत हो गई थी। 6 अप्रैल को उन्होंने उस लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, डांडी तक अपने घर से डांडी तक उन्होंने सफर किया था, अपने आश्रम से डांडी तक वो गए थे अपने वॉलंटियर्स के साथ। एग्जाम में पूछा भी जाता है डांडी मार्च का। अब होता है मार्च हमारा 1931, गांधी जी एंड सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। अगेन क्या रीजन था, वॉयलेंस। तो जब ये शुरू हुआ सिविल डिसऑर्डिनेंस हमारा, उस समय क्या हुआ, कई भारत के अंदर जगह जगह पे ऐसे सॉल्ट बना के, वाटर से सॉल्ट बनाकर, बॉयल वाटर करके और वहां से सॉल्ट बनाकर बहुत सारे लोगों ने लॉ को तोड़ा था। मार्च 1931 में क्या हुआ कि गांधी जी ने इस सिविल डिसऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया। मतलब जो भी हम लोग लॉ तोड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, यही नहीं सॉल्ट लॉ, और भी बहुत सारे लॉ थे जो हम बनाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉ को तोड़ रहे थे, फिर गांधी जी ने उसे अगेन स्टॉप कर दिया, सिविल डिसऑर्डिनेंस को स्टॉप कर दिया गया था। रीजन क्या था कि वायलेंस हो रही है, मतलब एक गांधी इरविन पैक्ट या फिर इरविन पैक्ट हुआ। अब ये इरविन पैक्ट क्या है, इसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि सॉल्ट मार्च को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे भारत देश के अंदर फिर सारे लोग जो सॉल्ट मार्च से जो लोग सॉल्ट बना रहे हैं, पहली चीज आप ये खत्म कर दो। ठीक है, जो लोग बना रहे हैं सॉल्ट, पानी से सॉल्ट जो बना रहे वो आप पहले खत्म कर दो। इसमें इरविन पैक्ट में लिखा था। दूसरा ये लिखा था पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था उसमें तो आप नहीं आए, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको आना पड़ेगा। तो ये इरविन पैक्ट था। हालांकि इसमें और भी बहुत रॉलेट एक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेन चीज ये थी कि सॉल्ट मार्च जो चल रहा है उसको खत्म करो। दूसरी चीज जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आप इस बार आओ, हमारे साथ मीटिंग करो, जो कि पिछली बार आपने मीटिंग हमसे नहीं की थी। अभी क्या हुआ, सितंबर से दिसंबर के बीच में मीटिंग चली थी। अगर एक्चुअली डेट देखे तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में मीटिंग चली थी। ईयर था हमारा 1931। यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इस समय ईयर हमारा 1931 था। लोकेशन लंदन था। फर्स्ट और सेकंड दोनों का लोकेशन लंदन ही रखा गया था। फर्स्ट में तो हम पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सेकंड में हम गए थे। 1932 को क्या हुआ, बेसिकली मीटिंग था अगेन उस बात को लेकर कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। 1932 को क्या हुआ, सिविल डिसऑर्डिनेंस रीलॉन्च रीजन ब्रिटिश अगेन स्टार्टेड रिप्रेशन। सिविल डिसऑर्डिनेंस हमारा दोबारा से रीलॉन्च किया गया, कब, 1932 को। रीजन क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अगेन हम पे रिप्रेशन करने का
नए नए तरीके ढूंढ लिए। यानी उन्होंने क्या किया कि हम तो, गांधी जी तो मीटिंग के लिए चले गए थे, जब वो मीटिंग से वापस आए तो गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिशर्स हमको दोबारा फिर से परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर से हम सिविल डिसऑर्डनेंस उन्होंने शुरू कर दिया। 1930 को क्या हुआ, हालांकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बनी, ठीक है। मीटिंग में अगर पूछो कि मीटिंग में क्या हुआ, अच्छा मीटिंग में हमारी मतलब बात नहीं बन पाई और मीटिंग से फिर गांधी जी वापस आ गए। 1930 को क्या हुआ कि अंबेडकर एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। अंबेडकर जी ने क्या किया कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को फॉर्म किया। ईयर था हमारा 1930। 1920 को क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म किया गया, ये आप याद कर लेना। 1927 को क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FCCI को फॉर्म किया गया। बेसिकली ये दोनों ही जो है वो उस वक्त अपनी बात को रखते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब ये मतलब ग्रुप बनाए गए थे और ये ग्रुप का काम होता है, ये इस इंस्टीट्यूशन का काम होता है, कुछ भी कह लो, इसका ये काम होता था कि जैसे अपनी प्रॉब्लम्स को बताना ब्रिटिश है गवर्नमेंट के सामने और अपने लीडर्स के सामने बताना, जो भी लीडर लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताना कि हमारी ये दिक्कत है, आप ये रूल बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके की चीजें फॉर्म की गई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट थी, पूरी देखी हो तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो देखें हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है।